तो बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयनिक इक्विलिब्रिया के टॉपिक की बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बफर। तो बच्चों समझेंगे कि बफर क्या होते हैं और एक स्पेशल टाइट्रेशन हम लेंगे जिसके अंदर बफर भी बनते हैं। तो हम मेनली बात करेंगे उस टाइट्रेशन की। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि बफर होते क्या हैं। कि बफर आर द सॉल्यूशन, या कह सकते हैं बफर आर द सब्सटेंस इफ़ दे आर एडेड टू ए सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। यानी कि किसी सॉल्यूशन में यदि बफर मौजूद हो और गलती से उस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस गिर जाए तो उसके पीएच को चेंज होने से रोकने का काम करते हैं बफर। अब बफर में हम समझते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हमारा जो ब्लड है उसमें एक बफर होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। तो हमको उसमें समझ सकते हैं कि अगर हम पानी, सबके घरों का पानी अलग अलग पीएच का होता है, तो अलग अलग पीएच का पानी होने के बावजूद भी खाना पीना अलग अलग पीएच का होता है। अलग अलग खाना पीना पीएच डिफरेंट होने के बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम है वो पीएच को मेंटेन कर लेता है। तो नो मैटर कि आप कैसा पीएच का पानी पी रहे हो, आपका अल्टीमेटली जो बफर सिस्टम है बॉडी का ब्लड में वो मेंटेन कर लेता है और ब्लड की हमारी जो पीएच है वो 7.4 रहती है। तो आज हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर क्या हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बफर, तो उस टाइप्स ऑफ बफर में एक होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब है कि कोई भी एक वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक वीक एसिड एसिटिक एसिड हो गया और इसकी टाइट्रेशन जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो उसका जो सॉल्ट बनता है उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो एक वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारा मिलकर कंबाइंडली क्या बनाएगा, एसिडिक बफर। अब बच्चों इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो यहाँ पर HCN प्लस KCN H3PO4 प्लस NaH2PO4। अब बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे पास में सॉल्ट है वो सॉल्ट उसका इमीडिएट कॉन्जुगेट बेस हो। अदरवाइज़ अगर हमने मान लीजिए कि H3PO4 प्लस Na2HPO4 रख लिया तो ये एसिडिक बफर नहीं होगा, नॉट एन एसिडिक बफर। यानी कि ये कॉम्बिनेशन को नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन आपस में फाइट करके और वापस इसी कॉम्बिनेशन में टर्न अप हो जाता है तो हम इसको एसिडिक बफर बोल सकते हैं कि हाँ, इट कैन प्रिपेयर एन एसिडिक बफर। लेकिन ये एसिडिक बफर राइट नाउ इस फॉर्म में एसिडिक बफर नहीं है, राइट। चलिए, तो इसी एसिडिक बफर में हम ये एक केस उठाएंगे टाइट्रेशन का, H3PO4 की टाइट्रेशन विद NaOH। और इस टाइट्रेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक और बफर होता है, वो होता है एम्फीप्रोटिक बफर। एम्फीप्रोटिक बफर जो होता है बच्चों वो ऐसा होता है कि उसमें अगर मान लीजिए कि मैंने ले लिया NaH2PO4, तो इसमें जो एनायन है H2PO4 माइनस, हमें पता है कि ये H प्लस लेके और H3PO4 में टर्न अप हो सकती है और H2PO4 माइनस जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके और HPO4 2 माइनस में भी टर्न अप हो सकता है। यानी कि इट हैज़ ए कैपेबिलिटी टू चर्न द H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन बोथ। और बेसिकली बफर का काम यही होता है कि वो दोनों तरह के दुश्मन से लड़ सके, यानी कि आने वाले H प्लस का भी मुकाबला कर सके और आने वाले OH माइनस का भी मुकाबला कर सके। इसलिए एम्फीप्रोटिक एनायन होने की वजह से ये जो सॉल्ट है ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कहलाता है। और एम्फीप्रोटिक सॉल्ट जो है वो एक एम्फीप्रोटिक बफर का काम करते हैं। एम्फीप्रोटिक बफर एम्फीप्रोटिक एनायन की वजह से भी हो सकता है, कैटायन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम एनायंस को देखते हैं क्योंकि पॉलीबेसिक एसिड्स के अंदर हमको ये जनरली पाया जाता है। तो ये सॉल्ट अपने आप में, इसके साथ में इसके और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्ट अपने आप में एक एम्फीप्रोटिक बफर है। लेकिन सपोज कीजिए कि हमें अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिया जाए NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, तो बच्चों ये कहलाएगा एसिडिक बफर, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक ये वीक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि विद स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर इन दोनों में से इन दोनों को इंडिविजुअली हम बात करें तो ये भी एक बफर है और ये भी एक बफर है। अब हम देखते हैं कि इस तरह के बफर में हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एम्फीप्रोटिक बफर की पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच ऑफ
एम्फीप्रोटिक बफर। इसके लिए देखिए हमें H3PO4 का K हमें दिया रहेगा। एक अजम्पशन ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए कि इसका है 10⁻⁷ और इसी का H3PO4 का K2 जो है दैट इज़ सपोज कीजिए 10⁻11 और H3PO4 का जो K3 है दैट इज़ सपोज 10⁻14। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेटा हो सकता है ना। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डेटा हमें दिया हुआ है K1, K2, K3। इसका मतलब ये हो गया कि H3PO4 जब पहली बार H+ देता है और H2PO4- बनाता है, उस टाइम इसका K जो है दैट इज़ 10⁻⁷। और अगर H2PO4- कभी H+ देता है और HPO4 बनाता है तो उसका जो K2 है वो है 10⁻11। और अगर HPO4 H+ दे के और PO4 बनाता है तो उसका K3 है 10⁻14। ये डेटा हमें, इस डेटा से हमें ये रिवील होता है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास सॉल्ट दिया हुआ है Na2H। जब पहले हम एक सिंपल सॉल्ट ले लेते हैं, इसका फर्स्ट सॉल्ट ले लेते हैं NaH2PO4 और मान लीजिए कि हमें दे दिया कि 0.01 मोल या मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaH2PO4 या हमें ऐसा दे दिया है कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर NaH2PO4 सॉल्यूशन। अब सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन हमें दे दिया है, तो इसमें हमें समझना है कि NaH2PO4 एक एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट एम्फीप्रोटिक बफर का काम करेगा और बफर का जब काम करेगा तो हम इसकी pH कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। हम इसमें ये समझते हैं कि जो H2PO4- है वो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो K है वो K2 आएगा, क्योंकि फर्स्ट K तो हो चुका है। तो K2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर K2 इक्वल्स टू आई कैन राइट H+ HPO4 अपॉन H2PO4 राइट। अच्छा, अगर हम बात करें कि H3PO4 मस्ट बी गिविंग H++ HPO4- H2PO4-, तो ये हमारा था K1। इसको हम लिख सकते हैं H+ मल्टीप्लाइड बाय H2PO4- अपॉन H3PO4। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर ये अजम्पशन लेते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन में ये वाली जो एनायन है, ये एनायन इक्वल टेंडेंसी रखती है पॉजिटिव साइड में जाने की और बैक में आने की, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर H+ आ जाए तो आगे भी जा सकती है, OH- आ जाए तो पीछे भी जा सकती है, और जब कोई भी नहीं है तो उस टाइम हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि अपने अगले और पिछले इक्विलिब्रियम में ऑलमोस्ट सेम सी है। ये एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं। यहाँ पे K2 मल्टीप्लाइड बाय H2PO4- अपॉन H+, और यहाँ से हम बनाएंगे इसके बारे में, तो हम लिखेंगे H+ मल्टीप्लाइड बाय H2PO4- अपॉन K1। अब बच्चों यहाँ पे हमको पता है दोनों तरफ एक चीज़ कॉमन है, दिस ये कट जाएगा और K1 इंटू K2 इक्वल्स टू आ जाएगा H+ का होल स्क्वायर। तो हम H+ को लिख सकते हैं रूट ऑफ K1 इंटू K2, और जब हम माइनस लॉग ऑफ H+ करेंगे विच इज़ नथिंग बट pH, तो बच्चों ये हो जाएगा K1 + K2 अपॉन 2। पॉइंट टू बी नोटेड कि क्या हमेशा K1 + K2/2 ही आएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि जो हमारी एम्फीप्रोटिक एनायन है वो किस उसकी है। अब एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि नो मैटर वॉट इज़ द कंसंट्रेशन, नो मैटर वॉट इज़ द कंसंट्रेशन, कहने का मतलब जब हमने क्वेश्चन दिया था तो उसमें ये कंसंट्रेशन दी थी, पर इस कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। इसकी जगह अगर 0.001 मोलर होता या 0.1 मोलर होता तब भी हमारे इस सॉल्ट के सॉल्यूशन का pH हमेशा वही रहता जो अब है, तो कंसंट्रेशन का कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, यानी कि थ्योरेटिकली कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास में सॉल्ट अगर ये होता तब भी क्या हमारा फॉर्मूला ये होता, तो अगर हम देखें तो HPO4
2 माइनस, यहाँ पर एनायन हमारा एम्फीप्रोटिक एनायन है, तो ये अगर इधर जाता है तो हमारे को बनता है PO4 3 माइनस, और ये अगर इधर से आया है तो ये कहाँ से आया है, H2PO4 माइनस से। अब आप देखिए कि हमारे पास में H3PO4 यहाँ से ये K1 था, ये K2 है और ये K3 है। तो अगर इस रिएक्शन स्पीसीज़ के इधर अगल बगल में देखें तो एक K2 है और एक K3 है, तो जब हम इसकी pH निकालेंगे तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं K2 + K3, यानी कि एक इसके आगे का एक इसके पीछे का, K2 + K3/2 सिंपली, राइट। अब जैसे इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेट pH ऑफ 0.02 मोलर NaHCO3। अब आप बोलेंगे कि सर NaHCO3 भी एम्फीप्रोटिक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल, इसमें यहाँ पर HCO3 माइनस ये एम्फीप्रोटिक है। अब हमें पता है ये कहाँ से आया है, H2CO3 से, और कहाँ जाएगा, CO3 2 माइनस, यानी कि ये क्या था, K1 किसका, H2CO3 का, ये क्या है, K2 किसका, H2CO3 का। तो इस स्पीसीज़ के लिए कॉमन क्या हो गया, K1 एंड K2, यानी कि एक इधर का एक उधर का, तो हम कह सकते हैं K1 + K2/2 विल बी द pH फॉर दिस सॉल्ट, राइट। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 + NaOH, इसकी हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक ब्यूरेट के अंदर NaOH ले लेते हैं और कोनिकल फ्लास्क में हम H3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अलग अलग स्टेजेस पे टाइट्रेट करा के देखते हैं कि हमारे पास में अलग अलग स्टेजेस पे क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि अगर हमने इसका पहली कंडीशन है 1/4 टाइट्रेशन, 1/4 टाइट्रेशन थोड़ा इजी समझने के लिए हम मान लेते हैं ये 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था, और 1/4 टाइट्रेशन और ये 100 ml था। तो अब 1/4 टाइट्रेशन कब होगा बच्चों इसका, जब H3PO4 का 1/4 टाइट्रेशन हो जाए, यानी कि H3PO4 की जितनी भी क्वांटिटी है वो NaOH के साथ में कम्प्लीटली दे। अब देखिए H3PO4 जो है, सबसे पहले H3PO4 जो है दैट कन्वर्ट्स टू NaH2PO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका पता है कि इसके 100 ml और 1 मोलर के लिए हमें इसका अगर कंप्लीट हम यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए यहाँ पे 100 ml × 1 मोलर, तो ये बनेगा कंप्लीट। लेकिन इसमें फर्दर कैपेसिटी है रिएक्ट करने की। तो अगर सपोज़ कीजिए कि हम पहले इसको 1/4 टाइट्रेशन की जगह इसको लिख देते हैं 1/3 टाइट्रेशन, तो 1/3 टाइट्रेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास में बन गया सारा का सारा NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO4। तो NaH2PO4 अगर सारा का सारा बन गया, क्योंकि 1/3 टाइट्रेशन का मतलब है कि चूंकि यहाँ पे हमको पता है पूरी रिएक्शन तो 3 मोल में होती है, अगर हम इसको जैसे यहाँ पे 3 लिख दें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा Na3PO4, राइट, और इसके फिर हमें चाहिए होंगे 300 ml। तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट टाइट्रेशन। तो उसके अगेंस्ट अगर मैं 1/3 टाइट्रेशन बोल रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है कि NaOH मेरे पास में 100 ml ही अवेलेबल है, तो 100 × 1 मोलर, तो सारा का सारा H3PO4 जो है दैट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म NaH2PO4, राइट। अब देखिए 1/3 टाइट्रेशन का मतलब हो गया 1/3 टाइट्रेशन। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में एट द एंड सिर्फ बचा क्या है, NaH2PO4 बचा है, सिर्फ NaH2PO4 बचा है। तो यहाँ पर एम्फीप्रोटिक एनायन कौन सी है, H2PO4 माइनस, और इसके आगे पीछे की स्पीसीज़ कौन सी है, H3PO4 है पीछे की, और आगे की कौन सी है, HPO4 2 माइनस है, यानी कि दिस इज इन्वॉल्व K1, दिस इज इन्वॉल्व K2। तो इसका पीएच बहुत सिंपल हो जाएगा K1 + K2/2, और हमेशा याद रखें K1 और K2 जो है वो एसिड के लिए होता है। अब हम सेकंड इसका एग्जांपल है हाफ ऑफ टाइट्रेशन। हाफ ऑफ टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अब देखो हाफ ऑफ टाइट्रेशन का मतलब हो गया कि 1/3 में तो ये हो गया था, तो NaOH + H3PO4 दैट हैज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू NaHPO4, ठीक है। मैं वाटर लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे वाटर भी बनेगा NaH2PO4। अब NaH2PO4 को बच्चों फिर से हमारे को NaOH चाहिए इसके लिए पूरा, है ना, 100 ml, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस बार टोटल टाइट्रेशन का हाफ टाइट्रेशन ही हमने कराया है। इसका मतलब इफ़ इट वाज 100 ml, इट वाज 100 ml, तो ये बन जाएगा 200 ml, 200 ml में हो गया ये, यानी 100 200 ml में हो गया। या इसको हम मिनी बोल से समझे तो ईजी रहेगा हमारे लिए कि ये हमारे पास था 100 × 1,
100 इंटू 1, तो ये भी कितना बन जाएगा 100 इंटू 1, ठीक है, 100 इंटू 1 यानी कि ये मिलीमोल्स आ गए इसके। अब 100 इंटू 1 को हम 50 इंटू 1 दे रहे हैं, यानी कि 50 ml ही हमने दिया, तभी हाफ टाइट्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया NaH2PO4, सॉरी Na2HPO4, और ये कितना बन जाएगा 50 इंटू 1। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर 100 इंटू 1 में से 50 इंटू माइनस 50 इंटू 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 50 इंटू 1 यानी कि 50 मिलीमोल्स, और यहाँ कितना सॉरी कितने बन गए 50 मिलीमोल्स। अब देखिए ये एक वीक एसिड है और उसके करस्पॉन्डिंग ये उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर हम हेंडरसन इक्वेशन लगा के, यहाँ भी बनेगा बफर, लेकिन एम्फीप्रोटिक बफर ना बन के यहाँ पे क्या कौन सा बनेगा एसिडिक बफर। तो यहाँ पर पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, दिस इज हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और अगर मान लीजिए कि अब हम इसकी 2/3 टाइट्रेशन करा दें, 2/3 टाइट्रेशन का मतलब कितना हो गया कि 300 ml टोटल NaOH चाहिए था, उसकी जगह हमने 200 ml ही टाइट्रेशन दिया है, 200 ml ही टाइट्रेशन के लिए दिया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले होगा NaOH H3PO4, सपोज कीजिए 100 ml इंटू 1 मोलर, 100 ml इंटू 1 मोलर, और इसने बनाया NaH2PO4 100 इंटू 1 मोलर। अब NaH2PO4 प्लस हमारे पास में फिर से NaOH है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है अभी भी, तो एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करेगा एसिड बेस। यहाँ पे 100 ml इंटू 1 मोलर था, और ये हमने फिर से दे दिया 100 ml इंटू 1 मोलर, क्योंकि हमने कहा ना 2/3 टाइट्रेशन करानी है। तो यहाँ इसने कम्प्लीटली बना दिया Na2HPO4, Na2HPO4। अब बच्चों देखिए हमारे पास पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया ये। अब ये जो भी रह गया इसकी कंसंट्रेशन तो मायने रखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बन गया है अगेन एम्फीप्रोटिक बफर, एंड यहाँ पर एम्फीप्रोटिक आयन कौन सी है HPO4 2 माइनस, तो इसके एक इधर कौन सी है और एक इधर कौन सी है, तो हमको पता है इधर K2 था और इधर K3 था, तभी तो ये PO4 3 माइनस बनाएगा और यहाँ पर H2PO4 माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर इसकी पीएच क्या आ जाएगी K2 प्लस K3/2। तो बच्चों इस तरह से हम ये फिर से एम्फीप्रोटिक हमको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमको ये, अब सपोज़ कीजिए कि चौथा केस अगर हम लिखें कंप्लीट टाइट्रेशन, कंप्लीट टाइट्रेशन, तो कंप्लीट टाइट्रेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि पहले H3PO4 की रिएक्शन होगी NaOH के साथ में, ये बनाएगा NaH2PO4, फिर NaH2PO4 की रिएक्शन फर्दर 100 ml NaOH से होगी, ये बनाएगा NaH2PO4 Na2HPO4 सॉरी, एंड देन Na2HPO4 में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ में एंड इट विल फॉर्म Na3PO4, राइट। फाइनली एट द एंड हमको क्या मिलेगा ये। अब ये कौन है, ये सिर्फ एक सॉल्ट है, सिर्फ एक सॉल्ट है, तो सिर्फ एक सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हिसाब से हम निकालेंगे, और हाइड्रोलिसिस के हिसाब से पीएच निकालेंगे, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ Na3PO4, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग तरीके से लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे पीएच जो हमने कैलकुलेट करेंगे वो किसी बफर के रूप में ना करके, क्योंकि अब ये सिर्फ अकेला बफर नहीं, क्यों नहीं बफर समझिए, क्योंकि अब इसके आगे फर्दर कोई नहीं मतलब स्पीसीज बनती, यानी कि ये किसी के लिए एसिड की तरह काम नहीं कर सकता, और इसके लिए बेस जरूर है, मतलब ये किसी का बेस जरूर है, कॉन्जुगेट बेस जरूर है, लेकिन ये किसी का कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। तो वो स्पीसीज जो किसी के लिए कॉन्जुगेट एसिड तो है पर बेस नहीं है, पर बेस है एसिड नहीं है, वो एम्फीप्रोटिक नहीं कहलाएगी, और उसमें एम्फीप्रोटिक का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते। और ना ही यहाँ पर इस सॉल्ट के लिए कोई इसका अगर ये भी मौजूद होता सॉल्यूशन में बचा हुआ कुछ, तो हम कह सकते थे कि बफर बनाएगा एसिडिक बफर, लेकिन यहाँ पे बफर नहीं बनेगा। तो बच्चों इस तरह से हम ये समझ गए कि एसिडिक बफर होने के लिए एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है, और एम्फीप्रोटिक बफर होने के लिए एम्फीप्रोटिक एनायन होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ में बच्चों हम ये टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट मिला होगा, पर जाते जाते एक बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH of solution containing 1 mole each of H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4 and Na3PO4
ठीक है। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि ये है हाईली एसिडिक, ये है हाईली बेसिक। तो सबसे पहले तो इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे। तो H3PO4 व्हेन रिएक्ट्स विद Na3PO4 दिस विल गिव NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, यानी इसने एक H+ ले लिया और इसने एक H+ दे दिया, तो ये बन गए। अब बच्चों देखो, पहले ये दोनों ख़त्म हो गए और ये एक एक बन गए, और एक एक ये ऑलरेडी मौजूद थे, तो ये 1 + 1 2 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया। अब ये एक वीक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पर क्या बन गया, यानी कि NaH2PO4 के 2 मोल और प्लस Na2HPO4 के 2 मोल, ये बन गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। तो यहाँ पर pH कैलकुलेट कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बफर के कॉन्सेप्ट, यानी हेंडरसन इक्वेशन पे। यानी कि हम इसको लगा सकते हैं pH = pK, और pK में यहाँ पे इसका कौन सा K लगेगा, K2, H3PO4 का K2, क्योंकि H2PO4 माइनस अब जब इक्विलिब्रियम बनाएगा तो वो बेसिकली H3PO4 का सेकंड K है, यानी कि K2 प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ, यानी कि 2 मोल, है ना। हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्ट Na2HPO4 की कंसनट्रेशन अपॉन NaH2PO4 की कंसनट्रेशन। दिस विल बी द वे टू कैलकुलेट। अब ऐसे बच्चों बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, 1 मोल की जगह 1 2 3 4 मोल कर दिए होते हैं इनके सबके, तो आपस में आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका बेस्ट तरीका है कि जो हाईली एसिडिक है और जो हाईली बेस है उसको आपस में लड़वाओ, और उसके बाद में जो रिजल्टेंट बचता है और पहले जो ऑलरेडी रिजल्टेंट बचा हुआ है उनको मिक्स करके देखो कि क्या बन रहा है वो, राइट। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पे